हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसर्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसर्ट विद केएस सर के साथ। तो हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी एंड इसमें हमने बताया था कि भाई हम एनसीईआरटी को लेकर के और कंप्लीटली कंसेप्ट के साथ आगे चलने वाले हैं। ठीक है, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। एंड अगर इसमें हम बात करें तो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जो हमारा चल रहा था, तो इसमें हमने कुछ पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया था, मतलब कुछ हिस्सा हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या कंप्लीट कर लिया था? एक तो नेशन बिल्डिंग, या नेशन बोल दो, नेशन बोल देते हैं, नेशन बिल्डिंग। उसका बाद हमने देख लिया, देखो नेशन बिल्डिंग में चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने देखे थे भाई 3 मेन चैलेंज है। क्या है? 3 मेन क्या है? चैलेंज है। 3 मेन चैलेंजेस हमने देख लिए थे। देन उसके बाद हमने देखा था प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। पहले पार्टीशन के बारे में जाना थोड़ा, उसके बाद प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है। ये सारा हमने जान लिया था कि पार्टीशन क्या था, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था। एंड प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में भी हमने जाना कि लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। ये सारा हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया था। हाँ, अगर हम बात करें कि हमने किसमें कंप्लीट कर लिया था, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। ठीक है, नेशन बिल्डिंग, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग में हमने ये इतना सारा कंप्लीट कर लिया, ये इतना सारा हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, नेशन बिल्डिंग देखा भाई, नेशन बिल्डिंग क्या होता है, चैलेंजेस क्या थे, 3 मेन चैलेंजेस कौन कौन से, पार्टीशन क्या था, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था, प्रॉब्लम्स ऑफ फेस पीपल बुक, भाई लोगों ने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, ये सारी चीजें हमने यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी। वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो भी काफी अच्छे से। एंड आपका रिव्यू भी अच्छा था, आपने कमेंट वगैरह में काफी बोला कि सर अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो उसके लिए आपके लिए थैंक यू। एंड आपकी वजह से इतने सब्सक्राइबर हुए हैं, आपने काफी सपोर्ट किया, उसके लिए भी धन्यवाद, थैंक यू। चलिए अब चलते हैं हम आगे। आज जैसे कि हमने यहाँ तक तो भाई कंप्लीट कर लिया था, इसके बाद में जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, जैसा कि मैं आपको बताऊं, और ये टॉपिक अपना होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कौन सा होने वाला है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट होने वाला है। तो देखिए अब हम क्या कंप्लीट करेंगे, अब हम कंप्लीट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। कि भाई इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन का मीन्स क्या है। तो इंटीग्रेशन का मीन्स होता है रजवाड़े। क्या होता है? देसी रियासतें, या सॉरी, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकृत करना या जोड़ना, और प्रिंसली स्टेट मतलब होता है रजवाड़े या देसी रियासतें। समझ पा रहे हो? भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? एकीकृत करना या जोड़ना। और अगर बात करें प्रिंसली स्टेट का मतलब क्या है? देसी रजवाड़े। ठीक है, या कभी कभी इनको छोटे छोटे देसी राज्य भी बोल दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो सबसे पहले हम आपको शॉर्ट नोट्स के द्वारा समझाएंगे, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, इतना हमको विश्वास है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल कितना सिंपल है, कितना ईजी है। ठीक है, तो चलिए पहले अपन नोट्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, चार्ट, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह इन सब के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम एनसीईआरटी पर आते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें, हमने इतना कंप्लीट कर लिया था, देन इतना कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, हमारा मेन हेडिंग भाई यही है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है भाई एकीकृत करना। क्या होता है? एकीकृत करना, एकीकृत करना। ठीक है, शायद ये आपको थोड़ा कम दिख रहा हो, एकीकृत करना, क्वालिटी थोड़ी इनहेंस कर लो तो मैं भी शायद दिख जाएगा। एकीकृत करना इंटीग्रेशन का मीन्स होता है। प्रिंसली स्टेट को अपन देसी रजवाड़े बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देसी रजवाड़े या रजवाड़े बोल दो, कभी कभी छोटे छोटे देसी राज्य भी बोल दिया जाता है, तो ये प्रिंसली स्टेट है। देखिए तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक को प्रोविंस और एक को प्रिंसली स्टेट बोला गया। एक को क्या बोला गया बच्चों? एक को प्रोविंस बोला गया और एक को प्रिंसली स्टेट बोला गया था। ठीक है, प्रोविंस मतलब प्रांत, प्रोविंस मतलब प्रांत। ठीक है, अब
ये जो प्रोविंस थे डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इन प्रोविंस पर सीधा कंट्रोल था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। याद रखना है आपको, ब्रिटिश इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्रोविंस और एक प्रिंसली स्टेट। तो ये जो प्रोविंस थे इन पर डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन पर सीधा कंट्रोल था किसका? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और एक था प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को तो एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीमेसी, कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को तो प्रिंसली स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हम तुम्हारी सर्व, जो इसको बोलते हैं तुम्हारे प्रभुत्व को, सुप्रीमेसी मतलब प्रभुत्व मान सकते हैं हम, तो इनके प्रभुत्व को, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रभुत्व को प्रिंसली स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई हाँ आपका ही शासन है हमारे ऊपर। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोविंस में, तो प्रोविंस में या प्रांतों में सीधा कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बट प्रिंसली स्टेट में सीधा कंट्रोल होता था लेकिन एक्सटर्नल अफेयर में। देखो 2 प्रकार के अफेयर हैं, इंटरनल अफेयर एंड एक्सटर्नल अफेयर। इंटरनल अफेयर की बात करूं तो आंतरिक प्रांत के, जैसे कि जो देसी रजवाड़ों के अंदर के जितने भी काम होते हैं, अंदर के जितने भी नियम होते हैं, वो कौन बनाएगा? वो वहां का राजा या रानी बनाएगी या प्रिंस बनाएगा वहां का, ठीक है। और एक्सटर्नल अफेयर की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल अफेयर का मतलब क्या होता है कि बाउंड्रीज से रिलेटेड, इन सब चीजों से संबंधित, या किसके साथ में इनको रिलेशन रखने चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको हम बोलते हैं, तो ये सब एक्सटर्नल डिसीजन लेने के लिए ये डिपेंडेबल थे किस पर? ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करती थी। तो भाई प्रिंसली स्टेट्स ने भी क्या कर रखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर रखा था कि भाई हाँ, इन्होंने बोल रखा था कि भाई शासन तुम्हारा ही है हमारे ऊपर, पर हमारे इंटरनल मैटर में तुम क्या नहीं करोगे? इंटरफेयर नहीं करोगे। मतलब प्रिंसली स्टेट के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने ये कह रखा था कि भाई हम अंदर कुछ भी करें, हमारे देसी रियासत या देसी रजवाड़ों के अंदर हम कौन से नियम लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, उन नियमों से तुमको मतलब नहीं होना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बोल दिया था। हाँ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर को आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, तो हम तुम्हारा आधिपत्य मानते हैं, सुप्रीमेसी मतलब आधिपत्य, तो भाई हम तुम्हारा आधिपत्य तो मान रहे हैं, लेकिन तुम हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। तो इंटरनल मैटर के लिए कोई भी रूल्स या रेगुलेशन कौन लेकर के आएगा? जो प्रिंसली स्टेट का किंग है या क्वीन है या प्रिंस है वो लेकर के आएगा, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। तो जो प्रिंसली स्टेट थे वो इंजॉय कर रहे थे या इंजॉय करते थे किसको? इंजॉयड सम इंटरनल अफेयर्स, कि भाई जो प्रिंसली स्टेट हैं वो क्या कर पा रहे हैं? इंजॉय सम इंटरनल अफेयर्स। ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि भाई जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें नियम लाने का काम, उनके लिए रेगुलेशन कौन कौन से होने चाहिए, रूल्स कौन कौन से आने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशन होनी चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करेगा? वहां का किंग करेगा या क्वीन, या फिर अपन प्रिंस बोल सकते हैं, मैं किंग लिख देता हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आया तुमको? तो ब्रिटिश इंडिया को प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड किया गया। प्रिंसली स्टेट मतलब देसी रजवाड़े, प्रोविंस मतलब प्रांत। प्रोविंस जिन पर गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल था, सीधा नियंत्रण था, उसको प्रोविंस बोला गया है। प्रिंसली स्टेट भाई इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा कंट्रोल तो नहीं था, क्योंकि इंटरनल अफेयर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसली स्टेट के किंग, क्वीन या प्रिंस बनाएंगे, लेकिन इनके अगर अपन बात करें जो एक्सटर्नल अफेयर हैं उस पर गवर्नमेंट का इनका कंट्रोल था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर रखा था, मतलब शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये भाई, लेकिन हमारे इंटरनल अफेयर में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा बोल रखा था, ठीक है। अगर आगे बात करें बच्चों कि जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने पूरे ब्रिटिश इंडिया के पार्ट को, 1/3 पार्ट को कवर कर रखा था। अगर हम बात करें कवर्ड 1/3 ब्रिटिश इंडिया पार्ट, कि भाई जो प्रिंसली स्टेट हैं उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के 1/3 पार्ट को कवर कर रखा था। यहां तक कंप्लीट समझ में आया? एज इट इज एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे एज इट इज आपको यही चीजें मिलेंगी, हम आपको शॉर्ट में और काफी अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई अगर बात करें कि प्रिंसली स्टेट पूरे ब्रिटिश इंडिया के 1/3 पार्ट को कवर करती थी उस टाइम पर, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, अब देखिए ब्रिटिश इंडिया के 1/3 पार्ट को कवर कर रही है, मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 इंसानों में से एक इंसान, मतलब पर 4 पीपल में से एक पीपल बिलोंग करता था प्रिंसली स्टेट से। कहां से बिलोंग करता था? प्रिंसली स्टेट में से बिलोंग करता था। कि भाई प्रत्येक 4 इंसान में से एक इंसान किससे बिलोंग करता था? प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करता था। क्यों? क्योंकि भाई प्रत्येक, अगर अपन बात करें ब्रिटिश इंडिया के 1/3 पार्ट को कवर करती थी प्रिंसली स्टेट को, 1/3 पार्ट काफी होता है, उस वजह से प्रत्येक 4 में से एक पीपल कहां से बिलोंग करता था? प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करता था।
यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेना चाहते तो हमारे ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम भी हमारे चैनल के नाम पर ही है, कॉन्सेप्ट विद K.S सर। तो वहाँ पे आपको ये PDF इजीली प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट देखिए अब। अच्छा एक बार देख लो आप अच्छे से, कोई डाउट वगैरह हो। वैसे रिकॉर्डेड क्लास है तो इसमें आप कमेंट तो कर नहीं सकते हो, बट फिर भी देख लो एक बार। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। नेक्स्ट अब आगे देखिए, अब थोड़ा और प्रिंसली स्टेट के बारे में जान लेते हैं अपने। भाई प्रोविंस का तो मैटर रिसॉल्व हो गया यहाँ पर कि डायरेक्टली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। अगर प्रिंसली स्टेट की, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात करूं, संख्या की बात करूं, तो याद रखना है आपको 565। उस टाइम पर टोटल कितनी प्रिंसली स्टेट थी अपने पास? 565 प्रिंसली स्टेट उस टाइम पर पूरे ब्रिटिश इंडिया में थी। इतना आपको याद रखना है। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे देखिए। अगर आगे बात करें तो भाई प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए ब्रिटिश इंडिया में। कितने ऑप्शन दिए गए? 3 ऑप्शन दिए गए कि भाई वो फ्री टू ज्वाइन, कुल मिलाकर के या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या वो अगर चाहें, अगर उनकी इच्छा हो तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। प्रिंसली स्टेट को कितने ऑप्शन दिए गए बच्चों? प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो वो इंडिया को ज्वाइन कर लें, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या इंडिपेंडेंट रहें। मतलब जो प्रिंसली स्टेट है ना 565, टोटल कितनी है बच्चों? 565। तो ये 565 प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कि भाई आप इंडिया में मिल जाओ, ठीक है, भारत में शामिल हो जाओ। दूसरा ऑप्शन आप पाकिस्तान में मर्ज हो जाइए, पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। तीसरा ऑप्शन था कि भाई आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो, स्वतंत्र रह सकते हो, ठीक है। अब भाई किस प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलना है? मान के चलो किसी को पाकिस्तान में मिलना है, किसी को इंडिपेंडेंट रहना है, तो ये डिसीजन लेता कौन था? कि भाई मान के चलो कोई प्रिंसली स्टेट है, उसको इंडिया में मिलना है, तो ये डिसीजन कौन लेगा? वहां की पब्लिक लेगी या वहां का प्रिंस लेगा? मतलब वहां का किंग या क्वीन कौन लेगा? तो याद रखना है आपको, किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलना है, पाकिस्तान में मिलना है, या उसे इंडिपेंडेंट रहना है, ये डिसीजन लेता था वहां का कौन? रूलर। रूलर मतलब शासक। तो वहां का कौन डिसीजन लेता था? ये रूलर वहां का ये डिसीजन लेता था कि भाई उसको इंडिया में मिलना है, उसको पाकिस्तान में मिलना है, या उसको इंडिपेंडेंट रहना है। समझ में आया आपको? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई डिसीजन कौन लेगा? प्रिंसली रूलर्स, नॉट की पीपल। भाई पीपल वहां पर डिसीजन नहीं लेंगे, पीपल डिसीजन नहीं लेंगे, लोग डिसीजन नहीं लेंगे वहां पे कि हमको इंडिया में मिलना है, हमको पाकिस्तान में मिलना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है। नहीं, जो प्रिंसली स्टेट का रूलर होगा ना बच्चों, वो रूलर डिसीजन करेगा, वो रूलर डिसाइड करेगा, वो शासक डिसाइड करेगा कि भाई हमको इंडिया में मर्ज होना है, पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है, या इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है यहाँ तक? तो ये प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन थे, मैंने बता दिया ये डिसाइड कौन करेगा, तो वहां का रूलर। अब आगे बात करें थ्रेटन एंड प्रॉब्लम्स की। भाई खतरे और प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं क्या थी? तो खतरे और अगर समस्याओं की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा खतरा किस पर था? यूनाइटेड इंडिया पर था। किस पर था? यूनाइटेड इंडिया पर था। और यूनाइटेड इंडिया का मतलब क्या है? अखंड भारत। किस पर खतरा था? यूनाइटेड इंडिया पर था कि भाई जो अखंड भारत है वो टूट जाएगा। क्योंकि अगर इतनी प्रिंसली स्टेट मान, जैसे कि हमने बताया कि भाई नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 565 है। अब 565 तो काफी ज्यादा होता है ना, तो 565 अगर प्रिंसली स्टेट हैं, अगर ये पाकिस्तान में चली गई या इंडिपेंडेंट रहना चाहें, तो ऐसे तो इंडिया बिखर जाएगा भाई, भारत टुकड़ों में बिखर जाएगा फिर तो। और भारत अगर टुकड़ों में बिखर गया तो अखंड भारत का सपना टूट जाता। समझ पा रहे हो? तो सबसे बड़ी चिंता ये थी कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा थ्रेटन खतरा क्या था? तो वो यूनाइटेड इंडिया के लिए था। समझ में आ रहा है? एकीकृत भारत के लिए था। किसके लिए था? एकीकृत भारत के लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो एकीकृत भारत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि भाई जो भारत एकीकृत था वो एक था, अब वो टुकड़ों में बिखर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यूनाइटेड इंडिया के लिए। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, और ये जो प्रॉब्लम है ना, स्टार्ट वेरी सून, बड़ी जल्दी ही ये क्या स्टार्ट हो गई थी। ये जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट वेरी सून, बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। अगर बात करें कैसे, जैसे कि रूलर ऑफ त्रावणकोर डिसाइडेड कि भाई हमको, जो रूलर था त्रावणकोर का, तो त्रावणकोर के रूलर ने डिसाइड किया कि भाई हमको क्या करना है? इंडिपेंडेंट रहना है। हमको क्या करना है? इंडिपेंडेंट रहना है। ये किसने डिसाइड किया? त्रावणकोर के रूलर ने ये डिसाइड कर लिया। मतलब जो त्रावणकोर था उस टाइम का, उसने डिसाइड किया कि भाई हमको अब इंडिपेंडेंट रहना है, हमको अब स्वतंत्र रहना है, कन्याकुमारी तक, तुमको पता ही है, ठीक है। तो भाई
जो त्रावणकोर था, तो त्रावणकोर के शासक ने, त्रावणकोर के रूलर ने, त्रावणकोर के राजा ने ये डिसाइड किया कि ना तो हमको इंडिया में मिलना है, ना हमको पाकिस्तान में मिलना है, हमको तो क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ठीक है यहाँ तक। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गई थी भाई यहाँ पे। सेकेंड भी एज इट इज सेम, निजाम ऑफ हैदराबाद, उसने भी डिसाइड किया कि भाई हमको भी इंडिपेंडेंट रहना है। सिमिलर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिमिलर वर्ड मिलेगा यूज करना, यूज वहां पे सिमिलर वर्ड यूज हुआ है वहां पे। तो निजाम ऑफ हैदराबाद, भाई निजाम, जो हैदराबाद का निजाम था, देखो हैदराबाद के रूलर को निजाम बोला जाता है, हैदराबाद के रूलर को क्या बोला जाता है, निजाम बोला जाता है, और भोपाल के रूलर को नवाब बोला जाता है। याद रखना है आपको, हैदराबाद के रूलर को निजाम बोलते हैं और भोपाल का जो रूलर है उसको क्या बोलते हैं, नवाब बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कि भाई रूलर ऑफ त्रावणकोर डिसाइडेड कि भाई जो त्रावणकोर का रूलर था, त्रावणकोर का जो शासक था, उसने डिसाइड किया भाई हमको तो फ्री रहना है। ठीक है, रूलर ऑफ, अगर अपन बात करें निजाम ऑफ हैदराबाद की, जो हैदराबाद का निजाम था उसने भी डिसाइड कर लिया कि भाई हमको भी अब क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, ना इंडिया में मिलना ना पाकिस्तान में मिलना, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। हैदराबाद के निजाम ने भी ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, नवाब ऑफ भोपाल एवर्स टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, CA मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, तो जो भोपाल का नवाब था, कुल मिलाकर के भोपाल का रूलर को भोपाल में नवाब बोला जाता है। ठीक है, तो जो भोपाल का नवाब था उसने डिसाइड किया, मतलब वो एवेर्स मतलब खिलाफ था, एवेर्स मतलब खिलाफ, वो खिलाफ था किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने के। मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं करना चाहता था। कौन नहीं करना चाहता था बच्चों, जो भोपाल का नवाब था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तो जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही स्टार्ट हो गई। कैसे कि भाई रूलर ऑफ त्रावणकोर डिसाइडेड इंडिपेंडेंट, कि भाई जो त्रावणकोर का रूलर था उसने डिसाइड किया कि हमको इंडिपेंडेंट रहना है। जो हैदराबाद का निजाम था उसने भी डिसाइड किया कि हमको भी इंडिपेंडेंट रहना है। जो भोपाल का नवाब था उसने भी डिसाइड, मतलब वो क्या कर रहा था, वो विरोध कर रहा था या वो खिलाफ था किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो खिलाफ था। यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है बच्चों, 12th वालों को। देखो जो पॉलिटिकल साइंस काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर आपके लिए पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो देखिए मेरे लिए तो पॉलिटिकल साइंस मतलब बहुत कुछ है। मॉर्निंग मतलब सुबह मेरी शुरुआत होती है, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत, मेरी सुबह की शुरुआत होती है पॉलिटिकल साइंस से, और मेरी शाम की एंड होती है पॉलिटिकल साइंस से। तो मेरी सुबह की शुरुआत भी पॉलिटिकल साइंस से होती है, मेरी शाम की एंड भी पॉलिटिकल साइंस से होती है। तो मेरे लिए तो पॉलिटिकल साइंस काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस रखती है मेरी लाइफ में, काफ़ी महत्वपूर्ण है मेरे जीवन में पॉलिटिकल साइंस मेरे लिए। तो वैसे उस टाइम पर मैंने उस स्टूडेंट को ये बोला था, बट मैं आज और पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा जरा। कि तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही। तो मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगती है, मेरी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़िएगा। मतलब ऐसे बिल्कुल बोरियत होकर नहीं पढ़ना है कि अब तो बिल्कुल डूब जाना है, अब किसी से बात नहीं करनी है, अब किसी को कॉल नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, घर पे भी बात नहीं करनी है, मम्मी को भी कॉल नहीं करना है, पिताजी से भी बात नहीं करनी है। ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, आप बैलेंस बना करके चलिए। देखिए मोटिवेशन आपके लिए कुछ टाइम के लिए काम आता है, जैसे कि मोटिवेशन इन द सेंस मैं, अगर आप अपने आप से मोटिवेट हुए हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है अगर आप अपने आप से मोटिवेट हुए हो। बट अगर आप मोटिवेशन इधर उधर ढूंढ रहे हो ना, लाइक यूट्यूब पर किसी के और के साथ, अगर आप मोटिवेशन इधर उधर ढूंढ रहे हो तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक तो आपको वो मोटिवेट हो जाओगे आप वहां पर, लाइक किसी भी चीज को देख करके, लाइक आपको किसी के बोलते हैं ना मोटिवेशन वीडियो सुन करके, मोटिवेशन क्लास लेकर के, या किसी मोटिवेटर स्पीकर को सुन करके, तो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक तो आप मोटिवेट हो जाओगे। लेकिन बाद में क्या होगा ना बच्चों के, वो आपका मोटिवेशन वापस आपके मतलब वापस वो मोटिवेशन नीचे गिर जाएगा, आपका जो मोटिवेशन आपके अंदर आया था वापस वो खत्म हो जाएगा आपका मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन, अगर आपको मोटिवेट होना है तो आप अपने आप से मोटिवेट होइए, आपको इंस्पायर होना है
तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी दूसरे को देख करके इंस्पायर हो रहे हो, पर पहले अपने आप को चेंज तो करिए साहब, पहले अपने आप को बदलिए तो सही। इंस्पायर होने के लिए भी बदलना पड़ेगा अपने आप को। आपको खुद को अगर लाइफ में कुछ करना है तो ऑब्वियसली बात है अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, तो बदलिए। जब आपकी आदतें बदल जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी एक्टिविटीज भी बदल जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो उस वजह से अपनी हैबिट्स को चेंज करिए। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आगे बात करें, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अब गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी भाई, हमने देखा कि भाई जो प्रिंसली स्टेट हैं उन प्रिंसली स्टेटों को 3 ऑप्शन दिए गए, आप इंडिया में मर्ज हो जाइए, आप पाकिस्तान में मर्ज हो जाइए, या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उनको 3 ऑप्शन दिए गए। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी भाई, गवर्नमेंट भी तो कुछ ना कुछ करेगी ना, सरकार भी तो कुछ ना कुछ करेगी। तो गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी इन प्रिंसली स्टेट्स को लेकर के, वो देख लीजिए आप यहाँ पर। सबसे पहले एक गवर्नमेंट बनी थी, अगर जिसके बारे में आपको पता हो, इंतरिम गवर्नमेंट, या हिंदी में इसको अंतरिम सरकार भी बोलते हैं। यहाँ पे इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, अंतरिम सरकार। तो जो इंतरिम गवर्नमेंट थी सबसे पहले वो 1946 में बनाई गई, 2 सितंबर 1946। तो मैंने यहाँ पे 1946 लिख दिया है। तो 1946 में इसको फॉर्म किया गया था, और ये टिल कब तक हुई थी, मतलब कब तक थी ये, 15 अगस्त 1947 तक। कब तक थी ये, 15 अगस्त 1947 तक। तो एक गवर्नमेंट बनाई गई थी इंतरिम गवर्नमेंट, ये जो कि 1946 में फॉर्म की गई थी, मतलब स्थापित की गई थी या बनाई गई थी ऐसा बोल सकते हैं। तो 1946 में फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी, और टिल ये कब तक थी भाई, 15 अगस्त 1947 तक थी। अब ऐसा क्यों था, देखो ऐसा इसलिए था क्योंकि इस इंतरिम गवर्नमेंट का टारगेट था कि जो ब्रिटिश इंडिया है ना, उस ब्रिटिश इंडिया का ट्रांजिशन कर दिया जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में। किसमें कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट इंडिया में कर दिया जाए। मतलब ये कहना क्या चाहता है भाई, ये कहना चाहता है कि जो हमारा ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश इंडिया है, ब्रिटिश इंडिया मतलब जब हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी, उस टाइम की बात कर रहा है 1946 में। तो इंतरिम गवर्नमेंट का टारगेट था कि ब्रिटिश इंडिया को चेंज कर दें हम इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसलिए इसको फॉर्म किया गया था, इसलिए इसको बनाया गया था कि भाई जो ब्रिटिश इंडिया है आप उसको चेंज करिए इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब गुलाम भारत को आप आजाद भारत में कन्वर्ट करिए। इसलिए ये गवर्नमेंट थी। समझ में आ गया आपको? तो भाई जो ब्रिटिश इंडिया है हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था उस टाइम पर, उस रूल को आप समाप्त करिए और आप एक इंडिपेंडेंट इंडिया बनाइए, तो भाई आजाद भारत में आप अपने आप को कन्वर्ट करिए। तो इंतरिम गवर्नमेंट का टारगेट याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया का ट्रांजिशन करना किसमें, इंडिपेंडेंट इंडिया में। ये टारगेट था किसका, इंतरिम गवर्नमेंट का। ये कब बनाई गई थी, 1946 में। कब तक थी, 15 अगस्त 1947 तक थी। अब 15 अगस्त 1947 तक क्यों थी, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया था ना 15 अगस्त 1947 को, आजाद हो गए थे हम भाई, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई गवर्नमेंट का काम पूरा हो गया। गवर्नमेंट का यही तो काम था कि ब्रिटिश इंडिया का ट्रांजिशन करना है, कुल मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया को आपको चेंज करना है इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में कब चेंज हुए भाई हम, 15 अगस्त 1947 को। तो भाई ये टारगेट कंप्लीट हो गया इसका इंतरिम गवर्नमेंट का। तो इंतरिम गवर्नमेंट कब से थी बच्चों, 1946 से लेके 15 अगस्त 1947 तक कंप्लीट है यहाँ तक। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चों अपन आगे। देखिए, अगर ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई इंतरिम गवर्नमेंट का टारगेट क्या था। जो इंतरिम गवर्नमेंट के हेड थे ना बच्चों, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इंतरिम गवर्नमेंट के हेड कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इंतरिम गवर्नमेंट में उस टाइम पर टोटल मिनिस्टर कितने थे, 15 मिनिस्टर थे उस टाइम पर। इंतरिम गवर्नमेंट में उस टाइम पर टोटल कितने मिनिस्टर्स थे, तो 15 मिनिस्टर्स थे, 15 मिनिस्टर्स थे, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक क्या आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है, मैं भी यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, तो ये इंतरिम गवर्नमेंट के बारे में। अच्छा, एनसीईआरटी में केवल एक वर्ड यूज हुआ है, इंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, पर हमने यहाँ पे आपको इसका टारगेट बता दिया है, हमने इनके हेड के बारे में बता दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके हेड थे, इसमें टोटल 15 मिनिस्टर थे, ये भी हमने बता दिया है। एंड एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो वहां पे आपको फर्स्ट वाली लाइन में मिलेगा गवर्नमेंट अप्रोच वाले टॉपिक में कि इंतरिम गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट के लिए काफी फर्म स्टैंस अपनाया। क्या अपनाया था, काफी फर्म स्टैंस अपनाया, मतलब बहुत कठोर रवैया अपनाया था, बहुत कड़ा रवैया अपनाया था।
ठीक है, कि भाई प्रिंसली स्टेट जो इधर उधर फैल रही हैं, मतलब 565 प्रिंसली स्टेट हैं। अब ये प्रिंसली स्टेट अगर इंडिया से अलग हो गई तो भाई जो एकीकृत भारत है, एकीकृत यूनाइटेड इंडिया है, वो तो बिखर जाएगा। और अगर यूनाइटेड इंडिया बिखर गया तो सपना अधूरा रह जाएगा भाई। तो उस वजह से जो इंतरिम गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि प्रिंसली स्टेट के लिए क्या किया, फर्म स्टैंस, मतलब कड़ा रवैया या कठोर रवैया अपन बोल सकते हैं, अपनाया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे रोल आएगा, सबसे इंपोर्टेंट रोल है जो इंटीग्रेशन। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का क्या योगदान है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो आयरन मैन ऑफ आवर इंडिया, ठीक है, कि भाई आयरन मैन ऑफ इंडिया की, हमारे भारत देश के जो आयरन मैन कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में। आगे एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा कि ये काम काफी इजी लगता है, पर ये काम काफी क्रूशियल ही था, काफी कठिन था भाई ये काम। जैसे कि अगर हम बात करें कि नॉर्मल जो हम कॉमन पीपल है भाई, हमसे तो क्या है ना, हमारे फैमिली में जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं वो रिजोल्व नहीं होते हैं भाई, हमसे हमारे परिवार की समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, या हमसे हमारे जीवन की समस्याएं सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जिम्मेदारी दी गई कि भाई प्रिंसली स्टेट को आपको एकीकृत करना है। जो 565 प्रिंसली स्टेट हैं, इन सब प्रिंसली स्टेट को आपको मिलाना है इंडिया में, ये जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई। और हमसे तो हमारी फैमिली के और हमसे तो हमारे पर्सनल लाइफ के जितने भी डिस्प्यूट हैं वो रिजोल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। और उस टाइम पर समझ पा रहे हो तुम कि भाई कितने डिप्लोमेटिक माइंड सेट रहा होगा ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना डिप्लोमेटिक माइंड सेट रहा होगा कि उनको 565 प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करने का काम दिया गया कि भाई आप जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, आप उन सब प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाने के लिए काम कीजिए। तो उन्होंने कितना बड़ी जिम्मेदारी उस टाइम पर उठाई थी, कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली थी। और एक हम हैं कि हमसे हमारे फैमिली के या हमारे पर्सनल लाइफ के जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी इशू हैं, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डिप्लोमेटिक माइंड सेट रहा था उस टाइम पर उनका। और एक बोल सकते हैं कि हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिला के बोल सकते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस, जो भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा किया था उन्होंने। ठीक है, तो पंडित जवाहर, तो अपने को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, हम बताएंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा उनके बारे में। देखिए, वैसे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको एक कॉलम मिलेगा अलग से, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में डिटेल के साथ में हम अगली क्लास में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि इन्होंने क्या किया, सारा की सारा काम देखने वाले हैं। अभी के लिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर थे। ठीक है, इन्होंने अगर अपन बात करें इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था। याद रखना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट में हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था किन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और ये काफी डिप्लोमेटिकली रूप, मतलब काफी ये डिप्लोमेटिकली माइंडसेट रखते थे, कुल मिलाकर के काफी अच्छे कूटनीतिज्ञ थे। अगर मैं आपको बात करूं डिप्लोमेटिकली मतलब क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी काफी अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, ऐसा अपन बोल सकते हैं। इन्होंने जैसे तैसे कर करा के, मतलब कूटनीति का सहारा लेके या डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के इन्होंने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को 15 अगस्त 1947 तक बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कर लिया था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कंट्रीब्यूशन आएगा जो कि हम डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। काफी डिप्लोमेटिक माइंडसेट रखते थे ये, काफी अच्छा माइंडसेट रखते थे, कूटनीतिक माइंडसेट रखते थे। और 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने बहुत सारी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कर लिया था। ओके, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको, लौह पुरुष के नाम से, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, अब अगर आगे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जब भी किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज किया जाता था तो एक डॉक्यूमेंट पर साइन कराया जाता था। जब भी किसी प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कराना होता है,
कराना होता था उस टाइम पर, तो एक डॉक्यूमेंट पर साइन कराया जाता था और उस डॉक्यूमेंट को बोलते थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को, याद रखना है आपको नाम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है ये, तो आपको इस वजह से इस पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसको बोला जाता है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। तो जिस डॉक्यूमेंट पर, जैसे कि प्रिंसली स्टेट, आप ऐसे समझिए कि भाई कोई प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, अपन एग्जांपल के लिए कोई भी प्रिंसली स्टेट ले लेते हैं, मान के चलिए अपन ले लें जम्मू कश्मीर ले लेते हैं। वैसे जम्मू कश्मीर के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पहले उसको फ्री छोड़ा था, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर आप ले सकते हो क्योंकि बाद में तो वो मर्ज हो ही गया था। और आप वो भी नहीं लेना चाहते हो तो आप कोई से भी प्रिंसली स्टेट ले लो, कोई 565 प्रिंसली स्टेट है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। तो भाई कोई एक प्रिंसली स्टेट है, उस प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जब मर्ज होना होता है तो एक डॉक्यूमेंट पर साइन कराया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोला जाता है उसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है। तो इतना आपको समझ में आया, ठीक है, तो इतना आपको कंप्लीटली अच्छे से समझ लेना है। ओके, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट है उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, क्या रोल रहा, हिस्टोरिकल रोल क्या रहा, इनका डिप्लोमेटिक माइंडसेट कैसा था, और इन्होंने किन किन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज कर लिया। और गवर्नमेंट ने थोड़ा बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा लिबरल, बोल सकते हैं कि थोड़े गवर्नमेंट ने लिबरल डिसीजन भी लिए थे। लिबरल डिसीजन इन द सेंस ऐसा है बच्चों कि गवर्नमेंट ने कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिनको फर्स्ट में फ्री छोड़ दिया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर एग्जाम्पल के तौर पर अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हम सारा देखने वाले हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। अगर हम आगे बात करें तो जब आप पूरा की पूरा ये एनसीईआरटी पढ़ोगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, तो एज इट इज सेम मिलेगा जैसा हमने आपको बताया है। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ करके देख सकते हो, एज इट इज आपको सेम वही कंडीशंस मिलेंगी, वही चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी जो हमने आपको शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर ये पूरी प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है। तो आप ये वाला पढ़िए टॉपिक अच्छे से, देन उसके बाद में आप ये वाला टॉपिक जो है यहाँ पर, एक मिनट आ जाओ आप इधर। तो एक ये वाला जो टॉपिक है, मतलब पूरा ही इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, उसके बाद में आपके टॉपिक आएगा गवर्नमेंट अप्रोच। उसके बाद में आपके क्या टॉपिक आएगा स्टूडेंट्स, आपके आएगा गवर्नमेंट अप्रोच, ये रहा, ठीक है। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा तो एक टॉपिक आएगा गवर्नमेंट अप्रोच, ये रहा, ठीक है। ये आप पढ़ोगे तो ये भी आपको एज इट इज सेम मिलेगा जो हमने आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाया है, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमने आपको समझाया है, एज इट इज आपको सेम मिलने वाला है। तो आप ये पढ़िए अच्छे से एंड पढ़ करके अच्छे से कंप्लीट करें। और मेरा तो लास्ट में आपसे यही कहना है, देखिए कि आप अपने टारगेट्स को अभी से डिसाइड कर लीजिए कि भाई आपको लाइक क्या करना है। वैसे आप सबने कर लिए होंगे डिसाइड, ठीक है, और आप सब कर भी रहे होंगे उसके लिए मेहनत जो आपको करना है उसके लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है स्टूडेंट, आप अपने टारगेट पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और अगर आपके टारगेट के बीच में कोई आता है, देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सबसे बात करना बंद कर दो, अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बात करना बंद कर दो। मतलब आपको देखो, आपको इतना ज़्यादा वो भी नहीं होना है कि आप अपने आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके इमोशन के साथ आप खेल जाओ, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा रूड भी नहीं होना है और आपको ज़्यादा इतना इमोशनल भी नहीं होना है कि कोई भी इंसान आपको परेशान करे जा रहा है। आपको बैलेंस बना करके चलना है भाई लाइफ में, ठीक है। और मेरा कहना ये है आपसे लास्ट में कि आपके टारगेट के बीच में अगर कोई आ रहा है और आपको ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये मेरे टारगेट के लिए काफ़ी नुकसानदायक, काफ़ी हार्मफुल है, तो आप उससे जितना दूरी बना करके रखोगे उतना ठीक है आपके टारगेट के लिए। अब ये डिसीजन आपको करना है कि प्रायोरिटी आप किसको देना चाहते हो, आपके टारगेट को देना चाहते हो या उस पर्सन को या उस थिंग, कोई चीज़ भी हो सकती है, उसको देना चाहते हो। ये डिसीजन आपका है। मैंने आपसे कहा है कि आपको इतना भी लाइक रूड नहीं होना है कि आप आपके फैमिली मेम्बर्स के जितने भी इमोशंस हैं उनके साथ खेल जाओ, ठीक है। उनके इमोशंस का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और अपने टारगेट का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अदर कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, अदर कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप आपके टारगेट से दूर जा रहे हो, तो फिर आपको उससे बात करना बंद कर देना है या आपको उसको टाइम देना बंद कर देना है। और फिर अगर आपसे वो ये कहे कि भाई आपने हमको भुला दिया, कैसे ऐसे हो सकता है ना भाई, कि मान के चलो आप पहले किसी को टाइम देते थे, उसने आपको टाइम, जैसे ही आपने, कि मान के चलो पहले आप किसी को टाइम देते थे, आपने आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपके टारगेट को टाइम देना स्टार्ट किया और उस पर्सन को या उस थिंग को
टाइम देना बंद कर दिया, मतलब उस वस्तु को या उस पर्सन को टाइम देना बंद कर दिया, तो वो पर्सन आपसे कह सकता है कि आपने हमको भुला दिया कैसे। तो ज़्यादा सोचना मोचना नहीं है बच्चों, आपको सीधा बोलना है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपने लिए टारगेट। हाँ, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके इमोशंस का आप ध्यान रखें, उनको भी आप टाइम दें। बट मेरा कहना ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी थिंग है जो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है और उसकी वजह से क्या है कि भाई आपका टाइम काफ़ी ख़राब हो रहा है, आप आपके टारगेट से पीछे हो रहे हो, तो फिर आपको उसको भुला देना है, मतलब टाइम उसको नहीं देना है। आप अपने टारगेट पर टाइम दीजिए, आप अपने टारगेट को टाइम दीजिए। अगर आपने आपके सपनों को, अपने टारगेट को ध्यान में रख करके उनको टाइम दिया, टारगेट्स को समय दिया, टारगेट्स को टाइम दिया, तो ये टारगेट्स आपका टाइम चेंज कर देंगे बच्चों। तो अगर वो आपसे पूछें जिनको आपने टाइम देना बंद कर दिया कि आपने हमको भुला दिया कैसे, तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना है, और मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए अच्छे से। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोलें कि सर क्लास अच्छी लगी है, नाइस क्लास, जो भी आपको कमेंट करना हो वो कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और आपकी फैमिली मेम्बर में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा हो 12th की, पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने ले रखी हो 12th क्लास में, या फिर जो RAS UPSC वगैरह में पॉलिटिकल साइंस जिनके पास होती है, वैसे भी पॉलिटिकल GS में आता है पॉलिटिकल साइंस, तो अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको NCERT पढ़ना है, तो उनको भी क्लास आप शेयर कर सकते हो। और अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो मेरे से, तो उस मिस्टेक को जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए कंसर्ट विद KS सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।